नाम आपका प्रियंका कुमारी हुआ। अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले से हूँ और मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा गोपालगंज से ही SS गर्ल्स हाई स्कूल से किया है और मैंने अपना इंटरमीडिएट भी गोपालगंज से ही VM इंटर कॉलेज से किया है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन गोपालगंज के कमला राय कॉलेज से किया है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है? सर, JP यूनिवर्सिटी। कब फाइनल हुआ आपका ग्रेजुएशन? 2020 में सर। ऑनर्स क्या है आपका? मैथमेटिक्स। PSIR ऑप्शनल आपका है, तो आपने चूज करने का पीछे क्या रीज़न है? सर, एक रीज़न ये था कि सर PSIR में मेरा इंटरेस्ट था और सर दूसरा कि इसका यूज़ सर बाकी सब्जेक्ट में भी है, तो इसीलिए मैंने PSIR को लिया था। आप बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत प्रशासनिक सेवा में आना चाहती हैं, ऐसा क्यों? मतलब प्रशासनिक सेवा में आना चाहती हैं? सर, मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं समाज सेवा कर पाऊँ और मैं डायरेक्ट लोगों से जुड़ पाऊँ, उनकी समस्याओं का हल कर पाऊँ। तो मुझे लगा ऐसा कि अगर मैं सिविल सर्विस में जाती हूँ तो मैं इसे अच्छे से कर पाती हूँ। तो फिर समाज सेवा के लिए अलग अलग रास्ते हैं, जैसे आज के बहुत सारे NGO वगैरह चल रहे हैं और ये तमाम चीज़ें, तो आप खुद से भी जुड़ सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता है सिविल सर्विस में? अगर हम सिविल सर्विस में आते हैं सर, तो इसमें मुझे एक पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी मुझे, और जिससे मैं अपने जो भी काम करना रहेगा तो मैं उसे अपने मतलब पावर का यूज़ करके उसको बढ़िया से कर सकती हूँ सर। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद से पहला प्रेफरेंस आपका क्या होगा बिहार के लिए? मतलब क्या करना चाहेंगे बिहार के लिए? सर, इसमें आने के बाद सबसे पहले मैं शिक्षा को सुधारना चाहूँगी सर। इसलिए क्यों? क्योंकि सर मुझे लगता है सर कि अगर शिक्षा को अगर सही ढंग से दिया जाए बच्चों को, और चूँकि बच्चे भारत के मतलब किसी भी देश के नागरिक होते हैं सर, तो शिक्षा से ही बहुत सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है सर। इसलिए बिहार में महिलाओं का पिछड़ेपन काफ़ी रहा है, इसके सशक्तिकरण के पीछे क्या कुछ सुझाव होगा आपका? अभी तो वर्तमान में जो बिहार की सरकार है सर, तो बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं जिसको महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है। जैसे सर पंचायत में सर पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया है सर, और बहुत सारे योजनाएं हैं जैसे कि मैट्रिक पास करने पे सर बालिका प्रोत्साहन योजना, उसके बाद कन्या उत्थान योजना, ये सारी योजनाएं हैं सर। अच्छा, पंचायत से संबंधित कानून कौन बनाता है, राज्य या सेंट्रल? राज्य सेंट्रल ही बनाता है, आई थिंक सर। हॉबी क्या है आपका? हॉबी सर, हॉबी मेरा डायरी राइटिंग। क्यों डायरी राइटिंग? मतलब क्यों, क्या होता है डायरी राइटिंग? सर, डायरी राइटिंग में सर हम अपने डेली के दिनचर्या में जो भी हमारे साथ घटित होता है उसे हम नोट करते हैं सर, उसमें डेट डालते हैं और जो भी हमारे साथ होता है अपने अनुभव को उसमें लिखते हैं सर। कोई ऐसा बात जो अभी आपने इम्पोर्टेंट लिखा हो अपने डायरी में? ऐसे तो सर बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ सर मैं, लेकिन मैंने एक चीज़ उसमें लिखा था कि जब भी अगर तुम्हें कुछ करना हो तो करना है, तो डरना नहीं, अगर डरना है तो करना नहीं। अच्छा, बिहार में अभी डिप्टी CM कितने लोग हैं? सर, डिप्टी CM अभी 2 लोग हैं। कौन? महिला एक डिप्टी CM है, कौन है? ये सर महिला माननीय रेणु देवी सर। अच्छा, बिहार में शराबबंदी जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 से लागू की गई है, इसको फिर भी देखा जाता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में शराब के कारण काफ़ी सारी मतलब लोगों की जान वगैरह भी चली जाती है, तो प्रशासन इसको या गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? सर, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फ़ायदा नहीं है सर, कुछ फ़ायदे देखे जाते हैं सर समाज में जो शराब बंद हुआ है तब से, लेकिन सर अभी पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि सफल नहीं हो पाया है। और इसे सफल करने के लिए सर जो भी बिहार के बॉर्डर क्षेत्र हैं सर, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दिया जाए, प्रशासन को वहाँ पर पुख्ता किया जाए, जिससे शराब दूसरे राज्य से बिहार में ना पाए। तो प्रशासन को पुख्ता करने के लिए कुछ नया सजेशन? सर, इसमें सर हम मतलब जो भी नए टेक्नोलॉजी है सर उसका यूज कर सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं हर जगह, उसके तहत निगरानी कर सकते हैं। आप गोपालगंज से हैं, गोपालगंज के बारे में कुछ बताइए। सर, गोपालगंज में सर सबसे अगर देखा जाए फेमस, तो यहाँ पे एक थावे मंदिर है सर, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही फेमस है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। थावे मंदिर से संबंधित और कुछ विशेष बातें? सर, थावे में माँ दुर्गा का मंदिर है सर, शक्तिपीठ है यहाँ पे, और बस इतना ही है। ठीक है। तो प्रियंका जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है PSIR, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? सर, अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल राइट्स और DPSP क्या अंतर है इन दोनों में? सर, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, मतलब कि इसे अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसके विरुद्ध मतलब ये लिखवा कर सकता है कि मेरे अधिकार प्राप्त नहीं है, और न्यायालय जो है वो बाध्य है इसे मतलब लागू करने के लिए। लेकिन DPSP है सर जो, तो इस बाध्यकारी नहीं है, मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि जब भी राज्य, कोई भी राज्य जब भी अपने कानून का निर्माण करेगी, जो भी नीतियाँ बनाएगी, उसमें
इसका मतलब ध्यान रखेंगे। इसके लिए कोई आर्टिकल भी है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? यस सर, आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 226 है सर, जिसमें हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 3 चिंतकों का नाम बताइए जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हों, राजनीतिक स्तर पर। यस सर, इसमें एक तो पहले हैं प्लेटो और एक रूसो, और सर तीसरे इसमें ओके, कोई बात नहीं। राजनीतिक पार्टी को दर्जा देने के लिए कौन सा ऐसी प्रक्रिया क्या है? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, इट्स ओके। पंचायत सशक्तिकरण से संबंधित उपाय बताइए। सर पंचायत सशक्तिकरण से उपाय, सर जो भी पंचायत में चुन के जो भी मुखिया आते हैं तो उन्हें मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है सर, ताकि वो अपने काम ठीक ढंग से कर पाएँ। और उसमें सर जो महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई है, तो उसमें अभी ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं तो मतलब चुन के आ जाती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई मतलब व्यक्ति रहता है, पुरुष होता है उनकी हेल्प के लिए, वो पूरी तरह से अपना कार्य नहीं करती हैं। तो अगर इसमें बदलाव लाया जाए, मतलब उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, तो मुझे लगता है कि और सशक्त हो सकता है पंचायत। ठीक है। अभी रसिया और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? सर इसका अगर मेन वजह देखा जाए सर, तो जो यूक्रेन है सर, तो ये चाहता था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं, जिससे इसे सुरक्षा मिल पाएगा। लेकिन रूस है, क्योंकि यूक्रेन और रूस मतलब दोनों अपना साझा करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं, इसलिए ऐसा रूस को लगता है कि ये मेरे ऊपर मतलब दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उसने उस पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, इसमें कुछ यूएनओ की भूमिका हो सकती है? यूएनओ क्या है? सर यूएनओ एक वैश्विक स्तर पर बनाई गई संस्था है, और इसमें ऐसा मतलब कहा गया था कि मतलब देश में विश्व स्तर पे कोई तीसरे विश्व युद्ध ना छिड़े, इसके लिए इसे बनाया गया था। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी तो फिलहाल कुछ मतलब इसकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं रूस यूक्रेन में जो भी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सर में थोड़ा सा और इसमें सुधार की आवश्यकता है, जिससे ओके। प्रशांत महासागर में चीन का वर्चस्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसमें क्वाड की क्या भूमिका हो सकती है? सर क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है सर। तो ये चारों मतलब प्रशांत क्षेत्र के ही चारों क्षेत्र हैं। तो अगर ये चारों अपना मतलब जो भी रणनीतियाँ हैं या फिर एक दूसरे का सहयोग करके कुछ भी कानून या फिर ऐसा नियम बनाते हैं जो चाइना का मतलब काउंटर कर सके, तो ये मुझे लगता है कि सही होगा सर, और क्वाड सही भी है काउंटर करने के लिए चाइना। ओके। ओलंपिक खेल जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसमें अपने भारत का काफ़ी कम योगदान रहा है, जिसमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके पीछे वजह क्या है? पिछड़ेपन की वजह क्या है? सर इसमें अगर मुख्य वजह देखा जाए सर, तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्स की कमी है, मतलब खेल के लिए उतना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं है। और दूसरी बात सर, खिलाड़ियों को भी थोड़ा प्रोत्साहन अगर दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, तो इसमें मतलब योगदान दे सकते हैं भारत के भी खिलाड़ी। नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है? इसमें सर देखा जाता था कि योजना आयोग में राज्य की भूमिका थोड़ी कम थी सर, इसीलिए इसे चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से सर। और इसमें जो है राज्य की भूमिका है सर, इसमें दोनों मिल के काम करते हैं और संघवाद पे बढ़ावा मिलता है सर। क्यों पहले राज्य की भूमिका नहीं होती थी योजना आयोग में? सर इसमें पहले चीफ मिनिस्टर मतलब आई थिंक इसमें शामिल नहीं होते थे सर, और अभी जो है नीति आयोग में इसमें सारे राज्य के। चुनाव आयोग के बारे में सर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो भाग 18 में है सर, और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भाग 15 में है सर, और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद और राज्य विधानमंडल का चुनाव कराती है सर। पंचायत के चुनाव के लिए कौन चुनाव आयोग कराता है या राज्य आयोग कराता है? राज्य चुनाव आयोग। पंचायत चुनाव के लिए सर राज्य चुनाव आयोग कराता है सर। ओके जी, थैंक यू मैम। हाँ, तो प्रियंका, आप खुद भी एक महिला हैं, महिलाओं के पिछड़ेपन का क्या कारण है और आप इसमें क्या उपाय करेंगी? मेरे अनुसार महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण मतलब 2-3 हो सकता है। एक तो शिक्षा है, मुझे लगता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा नहीं दी जाती है, और दूसरी कि उन्हें अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है महिलाएं, और तीसरी कि वो सशक्त नहीं है, किसी न किसी के ऊपर उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। ये मुख्य। खेल में महिलाओं का योगदान क्या है? खेल में महिलाओं का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी उतना सराहनीय नहीं है, और इसे दूर किया जा सकता है। महिलाओं को खेल को मतलब प्रोत्साहन देके और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाकर। महिलाओं के लिए सरकारी योजना क्या क्या है?
अगर राज्य लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी योजना है, जिसमें 7 निश्चय योजना है, उसमें भी महिलाओं के लिए है। जिसमें महिलाओं के लिए योजना एक है जिसका सशक्त महिला सक्षम महिला, उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारे, जैसे पंचायत लेवल पे पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण है, और जो भी सिविल सेवा है उसमें भी 33% आरक्षण दी गई है, और फिर से मेडिकल में भी उन्हें आरक्षण देने की बात हो रही है। और योजनाएं भी है, जैसे कन्या उत्थान योजना, कन्या प्रोत्साहन योजना, ये सारी योजनाएँ हैं। आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगी तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी, उनके स्थिति में क्या सुधार करेंगी? मैं अगर जाती हूँ तो मैंने पहले ही बताया, मैं सबसे पहले उनकी शिक्षा को बढ़ाना चाहूँगी। जो भी लिटरेसी है उसको ज़्यादा अगर किया जाता है शिक्षा को, तो शिक्षित होकर महिलाएं अपने अधिकार को जान पाएंगी और उसे प्राप्त करेंगी। अच्छा, बिहार सरकार की काफ़ी फेमस योजना है 7 निश्चय, ये कब बिहार में पहली बार शुरू किया गया? सर बिहार में ये सबसे पहले 2020 में शुरू किया गया था सर। 7 निश्चय 1 ये कब शुरू किया गया? अभी तो 7 निश्चय 2.2 सर 2020 से स्टार्ट है 2025 तक। पहली बार कब स्टार्ट? 2015 में से। इसका क्या मतलब अल्टीमेटली पूरा उद्देश्य क्या है 7 निश्चय योजना का? नीतीश मतलब इस पर काफ़ी मतलब जो चीफ मिनिस्टर वो काफ़ी मतलब इसको इफेक्टिवली लागू करना चाहते हैं, तो इसका क्या ओवरऑल क्या उद्देश्य है? सर 7 निश्चय में मुझे लगता है कि ओवरऑल मतलब जितना भी विकास किया जा सकता है वो सारे इसमें शामिल है सर, और राज्य इसको बहुत मतलब बखूबी निभा भी रही है सर, जिसमें इसमें बहुत सारी योजनाओं को प्राप्त भी कर लिया गया है, और इसीलिए इसको 2.2 भी इसमें लाया गया है, जिसमें कुछ नए नए जोड़े गए हैं योजनाएँ। बिहार थोड़ा सा इंडस्ट्री के लेवल पे भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसको कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है कि यहाँ के मजदूर वगैरह जो भी हैं वो बाहर पलायन न करें? इसके लिए क्या मतलब बिहार सरकार कहाँ पिछड़ रही है यहाँ पे? सर बिहार में मुझे लगता है सर कि जब से बिहार झारखंड से अलग हुआ सर, तो बहुत सारे उद्योग जो थे तो झारखंड में ही चले गए सर, झारखंड के हिस्से में, और बिहार में बहुत कम ही बचे थे, और जो खनिज संसाधन में वो भी बिहार में बहुत कम ही है, और इसलिए एक तो ये कारण है उद्योग को नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कृषि आधारित उद्योग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है सर। लेकिन इसके भी लागू होने का एक मुख्य कारण ये है सर कि बिहार में जो है मतलब हर साल बाढ़ आते ही है सर, लेकिन अगर लागू करना ही है सर तो इसको उसका प्रबंध भी किया जा सकता है। 7 निश्चय में कुछ याद है कि 7 निश्चय के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया? ये सर इसमें कुछ योजनाएं हैं। एक पहला है सर सशक्त महिला सक्षम महिला, और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, और सुलभ संपर्कता। और सर सुलभ संपर्कता का क्या मतलब है? मतलब जो भी व्यक्ति हैं सर, मैं गेस करके ही बताऊंगी क्योंकि कंफर्म नहीं है सर। सुलभ संपर्कता से मतलब है कि जो भी लोग हैं यहाँ के, तो जो भी योजनाएं हैं चाहे या फिर सरकार तक उनकी पहुँच है सुलभ हो पाए, इसलिए शायद। ओवरऑल देखा जाए तो प्रियंका कुमारी आपका मतलब जो मॉक इंटरव्यू था वो काफ़ी मतलब बेहतरीन है, लेकिन फिर भी सुधार की इसमें आवश्यकता है, क्योंकि ओरिजिनल जो आपका पैनल होगा उसमें थोड़ा सा और अनुभवी लोग रहते हैं। 2-3 बातों को स्पेशली यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने बोले, तो पैसेंस के साथ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कितना भी कहा जाए वहाँ पे जाकर थोड़ा सा आदमी होपलेस हो जाता है, फिर भी आप कोशिश करना कि थोड़ा सा ऐसा ना हो। साथ ही साथ दूसरा कि बीच बीच में जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप डाटा अगर नहीं याद है तो फिर आप वहाँ पे सॉरी सर बोलकर मतलब निकल सकती हैं, मतलब जो नहीं पता है उसको वहाँ पे आराम से सॉरी सर बोल सकती हैं, ठीक है। बाकी सब आवाज़ वगैरह वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू जो आपका बीपीएससी लेगा उसमें भी आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।